वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। है ना, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूँ स्टडी मटेरियल के चैनल पे। आज है 12 जनवरी 2025। 12 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, हम इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके का पोर्शन मिलेगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ना, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टारगेट हमारा ये रहेगा सबसे कम टाइम में, यानी बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम पढ़ सके। है ना, इसलिए थोड़ी सी स्पीड भी मैं बढ़ा करके रखूंगा। है ना, और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना के तहत कितने रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। पहली चीज तो ये कैशलेस उपचार योजना क्या है, तो इसके अंदर देखिए होता क्या है। आप ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो योजना है, इस योजना को ना सबसे पहले कहां पर, चंडीगढ़ में 2024 में शुरू किया गया था। कब? 2024 में शुरू किया गया था। कहां से? तो आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ से शुरू किया गया था। जब शुरू किया गया था शुरुआत में, तो सिर्फ 6 राज्यों में शुरू किया गया था। है ना, एक पायलट योजना थी। पायलट यानी कि मतलब स्टार्टिंग में कुछ राज्यों में शुरू किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा करके पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कैशलेस उपचार योजना के अंदर, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि अचानक से किसी की सड़क दुर्घटना हो गई। अब कोई पैसे तो लेकर के साथ में चलता नहीं है, और हो सकता है किसी के पास पैसे ही ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका इलाज संभव नहीं होता है। डॉक्टर के पास कोई भी अगर उठा करके लेके भी जाए किसी इंसान को ना, तो भाई पैसा अपना थोड़ा ना कोई लगाना चाहेगा। और हो सकता है जिसका इलाज हो रहा हो उसके पास भी पैसा हो कि नहीं हो, क्या पता। तो ऐसे में तो उसकी डेथ हो जाएगी अगर इलाज उसको टाइम पे नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ना 7 दिनों तक मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, है ना, अधिकतम की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक आपको ध्यान रखना है कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो मिलने वाला है। किसको? सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित हैं। ध्यान रखिएगा, सड़क दुर्घटना में यानी पर दुर्घटना, पर पर्सन ये मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया तो एक लोगों को मिलेगा, एक लोगों को नहीं मिलेगा, पर पर्सन मिलेगा। ठीक है, एक्सीडेंट पीड़ितों के इलाज का खर्च जो है ये कौन उठाएगा, तो ये इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, या संबंधित जो भी गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी योजना द्वारा सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा, ताकि पेशेंट को ना किसी भी प्रकार की एडवांस अमाउंट का भुगतान न करना पड़े। यानी ऐसा नहीं कि पेशेंट को पहले एडवांस पैसा देना है तभी उसका इलाज होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1.5 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये एक थिंक टैंक है, आपको ध्यान रखना है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है, इसके जो अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ओपी सिंह बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? ओपी सिंह। ओपी सिंह आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये उत्तर प्रदेश के महानिदेशक थे जब उस टाइम पे। है ना, तो आपको ध्यान रखना है, ओपी सिंह जो है वो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पे वी नारायणन की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी हाल ही में इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देवजीत सैकिया की अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में भी आप लोग जानते हैं। है ना, अभी आपने हाल ही में पढ़ा है, बीसीसीआई के जो सचिव बने हैं नए वाले, है ना, जिन्होंने जैसा की जगह ली है, वो बीसीसीआई के जो नए सचिव बने हैं, कौन है वो है आपके देवजीत सैकिया। एक और इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना, भुवनेश कुमार की। भुवनेश कुमार की अगर मैं बात करूं, तो जो UIDAI के नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। है ना, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? अभी हाल ही में ये मनाया गया है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ये हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। कब? हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है ना, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए और जो लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को अभी विश्व हिंदी दिवस आपने मनाया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें 9 जनवरी की, तो जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी यानी आज के दिन एक दिवस मनाया जा रहा है, और उस दिवस का नाम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। कल इस दिवस के बारे में पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है,
हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कोई अगर आज कोई घटना घटी हो, है ना, कोई भी प्रोग्राम आयोजित किया जाए अगर उस संबंध में, तो आज अपडेट हो जाएगा, तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला क्या है? पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL की बात कर रहे हैं, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। जैसे उत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत है, वैसे दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इसका जो पहला संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला है, ये कहां पर? तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाना है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहीं पे बात करूं तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे ICMR कहते हैं शॉर्ट में हम, इसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। और बेंगलुरु में कहां पर? तो जो बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट हो ना, इसी को क्या किया जाएगा? इसी को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही हाल ही में तामिम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किसने? तामिम इकबाल ने। आप यहाँ पर इस प्लेयर को देख रहे हैं, ये कौन है? तामिम इकबाल है। बहुत ही शानदार प्लेयर थे ये बांग्लादेश के, है ना। ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के ये क्रिकेटर हैं, है ना, बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, ये ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने अभी क्या किया है? संन्यास की घोषणा की है, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो भी लास्ट क्लास में आपने एक 2 दिन पहले ही आपने पढ़ा था मार्टिन गुप्टिल के बारे में, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, उन्होंने भी संन्यास लिया है। तो एक बार हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है पिछले 1-2 महीनों में, उनकी बात कर लेते हैं ना। पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने संन्यास लिया 2 महीने 4 महीने पहले, उन सबको मैं रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो आपको ध्यान रखना, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में मार्टिन गुप्टिल अभी आपने 2 दिन पहले पढ़ा, न्यूजीलैंड के हैं। दिनेश कार्तिक अपने भारत के हैं। केदार जाधव, शिखर धवन, रिद्धिमान साहा, ये सभी इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्या लिया है? संन्यास लिया है। एक आपने डेविड मलान के बारे में पढ़ा होगा। ये डेविड मलान जो है ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, तो 2 आपको इसमें विदेशी ध्यान रखना है, मार्टिन गुप्टिल और डेविड मलान, है ना, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के, बाकी सब इंडिया के हैं। फिर बात करते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करूं तो बी साई प्रणीत और अश्विनी पोनप्पा दोनों ने अभी यहाँ पे क्या लिया है? हाल ही में संन्यास लिया है बैडमिंटन से। टेनिस की बात करूं तो रोहन बोपन्ना अपने इंडिया के हैं, आपको पता ही है। एंडी मरे, ये भी बहुत महान खिलाड़ी हैं टेनिस के, दोनों ने संन्यास लिया है हाल ही में। हॉकी की बात करूं तो PR श्रीजेश, इन्होंने जब पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। फुटबॉल की बात करें तो सुनील छेत्री जो भारतीय फुटबॉलर हैं। ओलिवियर गिरोड की बात करूं तो ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं। थॉमस मुलर की बात करूं तो ये जर्मनी के हैं, इन्होंने भी हाल ही में क्या लिया है? संन्यास लिया है। जिम्नास्ट प्लेयर की बात करूं तो दीपा कर्माकर का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लिया है। रेसलिंग की बात करूं अगर मैं, तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का नाम ध्यान रखना है, जिन्होंने संन्यास लिया अभी हाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निकोलस मादुरो जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? निकोलस मादुरो जो है ये अभी फिर से तीसरी बार, आपको ध्यान रखना है, ये तीसरी बार बने हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। किसके? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूं एक बार वेनेजुएला को देखते हैं, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं कम से कम मुझे लगता है कि 50 बार पूछा जा चुका है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, किसकी बात कर रहे हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो वो वेनेजुएला देश में स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में। एंजल फॉल्स नाम है इसका। क्या नाम है? एंजल जलप्रपात, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से, अगर देखा जाए तो ना, कई बार पूछा जा चुका है। यूपीएससी से लेके स्टेट लेवल, पीसीएस लेवल, एसएससी, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, काराकस जो है वो आपको ध्यान रखना है, वेनेजुएला की राजधानी है। और बोलीवियर जो है वो यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। वेनेजुएला को अगर आप देखेंगे ना, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये देश यही है आपका क्या? वेनेजुएला। ठीक है, कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025, ये इंडेक्स है क्या चीज? पहली तो इस चीज को समझिए। ये इस इंडेक्स का मतलब ये है कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी देख रेख के लिए कौन सा देश कितना तैयार है। यहाँ पे एज का मतलब समझ रहे हैं ना, एजिंग यानी कि हम मतलब उम्र की बात कर रहे हैं, यानी जो बूढ़े लोग हैं। तो समाज में जो बूढ़े लोग हैं, उन बूढ़े लोगों की देख रेख की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना ताकि आपको हिंट रहे। जो बूढ़े लोग हैं
इन लोगों की देख रेख के लिए, किसके लिए? देख रेख के लिए आपको ध्यान रखना है कौन सा देश कितना तैयार है, यानी उसकी कितनी तैयारी है कि आने वाले टाइम में जो लोग बुढ़े हो गए हैं उनकी देख रेख कर सके। उसी की ये क्या रैंकिंग जारी की गई है। और ये रैंकिंग जारी करता कौन है? तो एक नाम नेचर एजिंग पत्रिका है, ठीक है, इसने इस रैंकिंग को जारी किया है। शीर्ष की बात करूं, स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है, शीर्ष पर है। भारत का स्थान इसके अंदर आपको ध्यान रखना है 123वां है। ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है, 43rd। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि कुल देश है ना कितने इसके अंदर शामिल हुए थे, तो 140 देश आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो इसके अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक और, अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था हेनले पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में। इसके बारे में हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के बारे में पढ़ाया था, जिसमें भारत का स्थान क्या है? 85वां नंबर है। और सिंगापुर इसमें आपको ध्यान रखना है टॉप पर है, यानी सबसे मजबूत सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने पुनः जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून जो है वो लागू किया है? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है पुनः, यानी फिर से लागू किया गया है। तो ये जो कानून लागू किया गया है ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक कानून लाया गया था 1970 एक्ट अधिनियम, ध्यान रखिएगा। ये 1978 जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लाया गया था। तो 1978 में लाया गया था। ये जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने के लिए था। क्या था? जबरदस्ती जो धर्मांतरण था उसको रोकने के लिए। देखिए, धर्मांतरण गलत नहीं है, और यहाँ पे ना धर्मांतरण विरोधी कानून भी नहीं है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, धर्मांतरण विरोधी कानून भी नहीं है। धर्मांतरण कर सकते हैं आप आराम से, क्या नाम है, हिंदू से आप बौद्ध में जा सकते हैं, है ना, बौद्ध से ईसाई जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इसमें मतलब रोक टोक नहीं है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैसे दे करके धर्म परिवर्तन करता है या फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है, उसके लिए ये कानून है, ठीक है, वो गलत है ना। आर्टिकल 25 कहता है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता है भाई, सबको धर्म की स्वतंत्रता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या याद रखना है कि जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने के लिए 46 साल बाद पुनः लागू किया गया। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया यानी जबरदस्ती ऐसा को काम किया है तो उसको सजा क्या मिलने वाली है? तो 2 साल की तो जेल हो जाएगी और 10,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल आपको ध्यान रखना है यहां से 25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका? प्रोजेक्ट P-75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल हुई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है? पनडुब्बी यानी सबमरीन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे इस सबमरीन को देखिए, ये छठवीं और आखिरी पनडुब्बी है। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग मतलब आप ये समझिए कि एक प्रोजेक्ट के तहत कुछ चीजों को बनाया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट 15A है, उसके तहत हमने कुछ जहाज़ों का निर्माण किया। फिर हमने प्रोजेक्ट 15B के तहत किया। प्रोजेक्ट P-75 जो है ये पनडुब्बी के लिए है, आपको ध्यान रखना है। स्कॉर्पियन जो क्लास है इस पनडुब्बी के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर किसी किसी न किसी मतलब प्रोजेक्ट के तहत कुछ ना कुछ डिसाइड किया जाता है। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम कुल 6, कितने, कुल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है इसको बनाएंगे। और आपको क्रम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो छठवीं है वागसीर। प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात करते हैं। जो प्रोजेक्ट P-75 है, इस आपको ध्यान रखना है, इसके तहत मजगांव डॉक, डॉग नहीं है डॉक है ना, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, क्या है? शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बिल्डर्स, ऐसा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप आज एडजस्ट कर लीजिएगा। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। इसके अंदर ये कहा गया था कि भाई 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है हम डिजाइन करेंगे। अच्छा, इसके तहत ना ये डीजल पनडुब्बी है। क्या है ये? डीजल पनडुब्बी है। बहुत ही साइलेंट पनडुब्बी, ये स्कॉर्पियन ये श्रेणी की जो पनडुब्बी है ना, बहुत ही साइलेंट श्रेणी की, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि पनडुब्बी आपके पास से जा रही, मतलब
आवाज नहीं करती, शोर शराबा नहीं करता, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना, तो पहली जो थी वो कलवरी थी, फिर उसके बाद खांडेरी को लॉन्च किया गया, फिर करंज को लॉन्च किया गया, फिर वेला, फिर वागीर और छह। इसके अंदर टोटल ना 6 ही पनडुब्बी बनाई जानी थी, और ये वागसीर जो है ये सबसे अंतिम और लास्ट है। आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोजेक्ट था ये इंडिया और फ्रांस, है ना, दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने महाकुंभ मेला बीमा योजना लॉन्च किया है? महाकुंभ मेला बीमा जो है आईसीसी, लोम्बार्ड और फोन पे दोनों ने मिलकर के किया है, यानी आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ए और बी दोनों। महाकुंभ की अगर मैं बात करूं उससे पहले अच्छा इस बीमा के बारे में जान लीजिए, ये बीमा क्या है। इस बीमा की अगर मैं बात करूं ना, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप बस या ट्रेन का टिकट करते हैं, है ना, बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, तो होगा क्या कि यात्रा करने पर ना आपसे ना 59 रुपए का प्रीमियम लिया जाएगा। और 59 रुपए की प्रीमियम की बात करूं अगर मैं, तो इतने रुपए में आपको मिलना क्या है? अगर आप 59 यानी 59 रुपए के अगर प्रीमियम भरते हैं, तो अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मतलब ऐसा कभी हो ना, है ना, मैं आप नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसने अगर ये बीमा ले रखा है, कब? जब वो महाकुंभ मेला आ रहा है घूमने के लिए, सिर्फ महाकुंभ मेले की बात कर रहे हैं, तो उसे 1 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो घायल हो जाए तो उसे 50,000 रुपए जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी बात। अच्छा, जो लोग, भाई ये तो हो गया बस और ट्रेन से आने वालों के लिए। अगर कोई बहुत मतलब होता है ना, कोई घरेलू विमान पकड़ के आ जाए, यानी मैं तो हवाई जहाज से जाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ी सी, है ना, कोई अगर कहता नहीं मैं तो हवाई जहाज से जाऊंगा, मैं हूं बहुत पैसे वाला आदमी, मुझे हवाई जहाज से जाना है, तो उसके लिए प्रीमियम की राशि भी बढ़ा दी गई है, उसको भरना पड़ेगा कितना? 99 रुपए की राशि भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब अगर कोई कहे कि भैया चलो अगर ऐसी बात है तो दोस्तों के साथ चलते हैं, और जिसने पैसे उधार लिए हैं नहीं दे रहा है, उसी को उसी में डुबकी लगवा देते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना भाई। चलिए, आइए थोड़ा सा महाकुंभ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस मेला की, जो महाकुंभ मेला 2025 है, बहुत बड़ा मेला है, इससे पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। इसकी शुरुआत कब हो रही है? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये चलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी से शुरुआत हो रही है, आपको ध्यान रखना है। पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी को पड़ता है, और उसी दिन से पौष पूर्णिमा से ये शुरुआत होती है। इस दौरान 6 शाही स्नान होने वाले हैं, है ना, रॉयल बाथ जिसे कहा जाता है। 6 शाही स्नान यानी रॉयल बाथ जिसे कहा जाता है, ये इस दौरान होने वाला है। इस दौरान भीड़ की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, कुंभ मेला क्षेत्र, इस जो ये जो मेला क्षेत्र है इसे ना कुंभ मेला क्षेत्र कहा जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, आकाशवाणी की कुंभवाणी चैनल जो है इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने किया है ना। और फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कुंभवाणी चैनल है इसकी फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है FM 103.5, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बात करें महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीत, क्या नाम है इस गीत का? महाकुंभ है। इसे किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। महाकुंभ का लोगो और वेबसाइट किसने लॉन्च किया था? तो योगी आदित्यनाथ ने ही लॉन्च किया था, जिन्होंने कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया है। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए फटाफट। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुई है? किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल की। ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसका जो आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, थर्ड आई एशियन फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप ब्लैक डॉग देख रहे हैं ना, ब्लैक डॉग, ये जो मूवी है ये उद्घाटन समारोह में ना इसी फिल्म को शुरू किया गया था, यानी उद्घाटन फिल्म के तौर पर इसको जाना जाएगा। द ब्लैक डॉग चीन की मूवी है, ये आपको ध्यान रखना है। 21वां संस्करण है, यानी एडिशन 21st आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक
इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन फिल्म आपको ध्यान रखना कौन सी है, द ब्लैक डॉग है। जावेद अख्तर का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनको एक पुरस्कार दिया जाएगा इसी समारोह में, एशियाई संस्कृति सिनेमा संस्कृति पुरस्कार। तो एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार किसको मिलेगा, जावेद अख्तर को। और पत्रकार रफीक बगदादी का नाम आपको ध्यान रखना है, सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार जो है दिया जाएगा इसी फिल्म फेस्टिवल के दौरान। तो ये दोनों नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरस्कार दिया जाना है। ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया गया है ना। मुझे जान के बेहद खुशी हुई है कि बहुत से बच्चों ने आंसर दिया और सबके आंसर सही थे, है ना। 10 जनवरी को मनाया जाता था। उन्होंने पूरा बताया है कि भाई 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आप लोगों के कमेंट्स में सबको पढ़ता हूं और सबके रिप्लाई भी देता हूं, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। ठीक है। सेम लाइक का टारगेट जो है, मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखें तो जरूर लाइक किया कीजिए। ठीक है। और 100 लाइक का टारगेट मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर वीडियो पे अगर मुझे 100 लाइक मिलने लग जा रहे हैं तो एक टीचर को इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या ही मिलने वाला है ना। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, आज के लिए आपके पास एक छोटा सा क्विज है, और वो क्या है, आज का जो क्विज है ध्यान रखिएगा, आज है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। हाँ, और इसकी जो पीडीएफ है, ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ एज इट इज वहां पे मिलेगी, है ना। और बच्चों का ये कहना था, मैंने पूछा था कल कि क्विज शुरू की जाए, तो बच्चों ने कहा बिल्कुल शुरू करना है ना। और तो अब आज से ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्विज में, टेलीग्राम चैनल पे मैं क्विज प्रतियोगिता रखने वाला हूं जिसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जहां पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा और आपको उसका आंसर बताना है। आप जैसे ही आंसर बताएंगे आपको पता चल जाएगा कि आंसर गलत है या सही है, आंसर बताते ही आपको वहां पर अंदाजा लग जाएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।